हेलो एवरीवन, वेलकम टू योरपीडिया। तो जितने भी हमारे राजस्थान जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वैकेंसी है उसके लिए जितने भी बच्चे यहाँ प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बच्चों एक नए वीडियो के साथ आज मैं आपके सामने यहाँ पे आया हूँ, जिसमें हम बेसिकली टॉप 20 क्वेश्चंस जहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस आज के प्रैक्टिस सेशन में पूरे इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इस वीडियो में एंड तक जरूर देखिएगा, इससे आपको अपने पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इस डॉक्यूमेंट को अगर आपको प्रोक्योर करना है तो आप वहां पे यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, वहां पे आपको लिंक भी मिल जाएगी, उस लिंक के थ्रू भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। मगर बच्चों इसको स्टार्ट करने से पहले सारे के सारे जितने भी हमारे राजस्थान के बच्चे हैं जो इन्वायरमेंटल इंजीनियर या JEE JSO की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। योरपीडिया आपके लिए लेके आया है एक बहुत ही परफेक्ट बुक फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस, जहां से आपको बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे, जिससे आपकी प्रिपरेशन बहुत इजी हो जाएगी। इस बुक की क्या खास बात है, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हो कि यह बुक बेसिकली फ्रेम ही किया गया है राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अकॉर्डिंग। क्योंकि देखो होता क्या है, जनरली अगर आप पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रैंडम बुक लोगे तो उसमें बहुत कंटेंट मिलेगा, बट इस बुक को फ्रेम करने का योरपीडिया का जो मेन लक्ष्य है या मेन जो गोल है वो ये है कि बहुत स्पेसिफिक कंटेंट में आपको सारी चीजें प्रोवाइड की जाए। जैसे आप देख सकते हो, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड फॉर जूनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियर JEE और जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर JSO। बुक की सबसे खास बात क्या है बच्चों कि इस बुक में आपको 3500 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वो भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन का फायदा यह है कि हो सकता है उस एक्सप्लेनेशन से एक नया क्वेश्चन अगर बने तो वो आप आराम से क्या कर पाओ, सॉल्व कर पाओ, वो आप आराम से सॉल्व कर पाओ। दूसरी चीज है कि इसमें आपको एक ब्रीफ थियरी मिलेगी सारे टॉपिक्स की। जैसे मान लो कि अगर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, उसमें अगर बायोमेडिकल वेस्ट है तो उसकी एक ब्रीफ थियरी होगी और उसके साथ क्वेश्चन होंगे। दूसरी चीज, जो टेबुलर कंटेंट होता है, जहां पे अक्सर बच्चों की डिमांड होती है कि सर अगर टेबल के फॉर्म में मिल जाए, तो वो टेबुलर लर्निंग कंटेंट भी यहां पे आप लोगों के लिए हमने कोशिश किया है कि इसमें अवेलेबल करवा पाए। और लास्ट चीज है, आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगी इन्वायरमेंटल इंजीनियर या JSO या JEE की आपको कॉम्प्लीमेंट्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलेगी। तो ये एक बहुत अच्छा आपके लिए मौका है। तो जितने भी बच्चे इस बुक को परचेस करना चाहते हो, बहुत ही जल्दी ये आपके लिए अवेलेबल हो जाएगी। आप वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हो बुक्स के लिए, या अगर आप चाहो तो योरपीडिया के साइट पे विजिट कर सकते हो, या अगर आप चाहो तो कांटेक्ट नंबर जो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड होगा उस नंबर पे भी आप कांटेक्ट करके ये बुक को आप परचेस कर सकते हो। तो बहुत जल्दी आने वाले कुछ 2 से 4 दिनों में ये बुक आपके लिए अवेलेबल हो जाएगी। तो बच्चों हमें ध्यान रखना है कि इस बुक से हमारा सिलेक्शन पक्का है। तो इसीलिए हमारा गोल ही यह है कि टेलर मेड बुक आपके लिए बनाया जाए जो आपके लिए सुटेबल हो, बेसिकली राजस्थान के बच्चों के लिए। अब मैं इस वीडियो के कंटेंट पे आता हूं, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 20 क्वेश्चंस किसकी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की, जहां पे मैंने 2 टॉपिक्स को मोस्टली कवर करने की कोशिश की है, आपका म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट और दूसरा है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। तो मेरा गोल है इस पूरे वीडियो में इन दोनों टॉपिक से सारे के सारे मोस्टली क्वेश्चंस को कवर करना। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। ठीक है, आइए। तो देखिएगा, जैसा कि आप देख सकते हो, योरपीडिया आपके लिए लेके आया राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हम यहां पे कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो अगर मैं स्टार्ट करूं फर्स्ट क्वेश्चन से, देखो अगर आपको कांटेक्ट नंबर चाहिए होगा जहां से आप बुक को अगर परचेस करना चाहो तो यहां आपके पास कांटेक्ट नंबर है। दूसरी चीज कि आपके लिए बैचेस भी स्टार्ट हो चुके हैं, जो बेसिक आपके बैचेस चल रहे हैं JEE और JSO के लिए, वो बैचेस भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप चाहो तो वहां पे भी एनरोल कर सकते हो, मैं उसके रिगार्डिंग भी एक वीडियो बना के आपको सारा डिटेल दे दूंगा। ठीक है, आइए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे बेसिक क्वेश्चन जो पूछा जाता है, अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है, तो मैं मान के चल सकता हूं कि जो पेपर आपका आने वाला है उसमें भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो सर क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द 3 R's हायरार्की। तो देखो जब भी हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं ना, तो उसमें हायरार्की देखी जाती है। हायरार्की देखी जाती है मतलब
हम सबसे ज्यादा किसको प्रीफर करते हैं और सबसे कम किसको प्रीफर करते हैं। हायरार्की मतलब क्या होती है, सबसे ज्यादा किसका प्रेफरेंस है, सबसे कम किसका प्रेफरेंस है। तो जब भी 3 R's की हायरार्की आती है, आपके दिमाग में एक बहुत बेसिक चीज आनी चाहिए कि सर 3 R की हायरार्की मतलब रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। क्या हायरार्की में क्या आएगा हमारे पास, एक तो रिड्यूस, दूसरा आपके पास रीयूज और तीसरा रिसाइकल। सर इसका थोड़ा सा एक एग्जांपल दे दीजिए। जैसे देखो प्लास्टिक वेस्ट है, प्लास्टिक वेस्ट है तो सबसे पहली चीज तो मैं उसको रिड्यूस करने की कोशिश करूंगा। रिड्यूस मतलब मैं उसको अवॉइड करूंगा, मैं उसको यूज ही नहीं करना चाहूंगा। मैं अपने घर में एक कपड़े का थैला बना लूंगा, उसी में मैं हर रोज जाऊंगा दूध लेके आऊंगा, या मैं अपने घर में कुछ अलग टाइप के थैले या जूट का बैग रखूंगा, उसी में मैं सामान लाऊंगा। तो सबसे पहली चीज तो मैं उसको रिड्यूस करूंगा। दूसरी चीज है मेरे पास, अगर मैं रिड्यूस नहीं कर सकता हूं तो कहीं ना कहीं उसी को रीयूज कर लूं। जैसे आपके पास मान लो कि आपने दूध लेके आए या आप मिल्क लेके आए, तो आपके पास एक कैरी बैग है, अगले दिन आप उसी कैरी बैग को लेके चले जाओ, रीयूज कर लो। और अगर रीयूज भी नहीं पॉसिबल है तो मैं उसको रिसाइकल कर लूंगा। रिसाइकल करने से क्या होती है, वो आपके सर्कुलर इकोनॉमी में आपकी क्या है, आपकी वो मेंटेन होती है। वहां पे वो लीनियर इकोनॉमी में नहीं जाती, वो किस में जाएगी, सर्कुलर इकोनॉमी में रहेगी। तो जब भी वो 3 R's की आपसे बात करेगा तो 3 R's में आपके पास क्या हो जाएगा, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। तो हमारे पास 3 R's में क्या हो जाएगा, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। तो आवर आंसर विल बी व्हाट सर, आवर आंसर विल बी बी, आवर आंसर विल बी बी। ठीक है, चलिए तो अगर हमारा आंसर बी है तो यहां पे देखो, मैं आंसर भी यहां पे आपके पास डिटेल एक्सप्लेनेशन भी लेके आऊं। देखो तो हमारे पास क्या आंसर बी है, रिड्यूस, रीयूज और हमारे पास रिसाइकल। अभी मैंने बताया था कि हम उसको सबसे ज्यादा प्रेफरेंस करेंगे कि यूज ही ना करें, दूसरी हमारी प्रेफरेंस होगी कि कम से कम रीयूज उसको कर ले, और थर्ड प्रेफरेंस होगी कि हम उसको क्या करें, हम उसको वहां पे हम उसको रिसाइकल कर ले, मतलब उसी से हम कुछ ना कुछ वापस बना ले। जैसे एक बहुत बेस्ट एग्जांपल, आजकल आप देखते हो बहुत सारे शू ब्रांड जो बड़े बड़े हैं वो बोलते हैं कि हमारी शूज रिसाइकल्ड मटेरियल से बनी है, जो प्लास्टिक ओशियंस में थे उससे बनाए गए। तो इससे क्या हुआ, वो इकोनॉमी में रही, वो इकोनॉमी से गई नहीं। तो इकोनॉमी में रहने से क्या हो गया, नए का प्रोडक्शन जो है क्या हो गया, थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, तो देख सकते हो The 3 R's hierarchy prioritizes waste management strategies to minimize environmental impact, starting with reduce मतलब minimizing consumption of waste, कम करेंगे, followed by reuse मतलब using items multiple times, and finally recycle मतलब processing material into new products। तो इससे क्या होगा, तो यहां पे आप देख सकते हो ऑप्शन ए, सी और डी जो है वो इसको इन्वर्ट कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट चॉइस। चलें आगे, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। लेट्स मूव टू सेकंड क्वेश्चन। जल्दी से इसका आंसर आप लोग सब करोगे, क्योंकि तभी आप जो है बहुत एक अच्छा मेथड सीख पाओगे एग्जाम में बहुत जल्दी आंसर करने का। तो देखिएगा, Which of the following gases is generated when the matter inside the sanitary landfills break down? ऑब्वियस ही बात है कि यहां पे मुझे दिख रहा है कि जब आपका सैनिटरी लैंडफिल के अंदर जो डिकम्पोजिशन होगा, अगर उसके अंदर एनारोबिक डिकम्पोजिशन अगर हो रहा है तो किस तरीके के गैसेस निकलेंगे। तो हमें पता है कि अगर सैनिटरी लैंडफिल के अंदर अगर डिकम्पोजिशन हो रहा है तो वहां पे मीथेन गैस का प्रोडक्शन होता है, जो कैसा होता है, एक्सप्लोजिव नेचर का होता है। इसीलिए बहुत बार चांस होती है कि वहां एक्सप्लोजन हो सके। तो मैं यहां पे बोल सकता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज जनरेटेड व्हेन द मैटर इनसाइड सैनिटरी लैंडफिल ब्रेक्स डाउन। तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा सर, हमारे पास आंसर हो जाएगा मीथेन। हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारे पास मीथेन। ठीक है, तो ये तो आपके पास आंसर हो गया। चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे, आ जाइए। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखो, यहां हमारे पास सॉल्यूशन भी है। सॉल्यूशन क्या बोल रहा है सर, मीथेन ही बोल रहा है। तो देखो मीथेन क्यों, मीथेन इज अ गैस दैट इज जनरेटेड व्हेन द मैटर inside the sanitary landfill breaks down. मीथेन इज अ पावरफुल ग्रीन हाउस गैस, इसीलिए एक दिक्कत भी है, क्या है, मीथेन वन ऑफ द पावरफुल GHGs है, एंड कैन कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू क्लाइमेट चेंज। अगर हमने इसको अच्छे से मैनेज नहीं किया तो जो क्लाइमेट चेंज आजकल आप देख रहे हो, एक बहुत ही जो रिसेंट टॉपिक है, बहुत ही जो आपका एक बहुत ही चर्चाओं का टॉपिक है, तो उसमें ये क्या करता है, अगर अच्छे से मैनेज नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं उसमें इसका क्या होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा होता है। Luckily, solid waste management has developed process to capture and convert methane into clean energy. अब देखो solid waste में अभी बहुत अगर recent developments देखोगे ना, तो उसमें ये भी हुआ है कि हम उस मीथेन को कैप्चर कर लेते हैं, और मीथेन की कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, इसलिए उसको ऐसे एनर्जी भी हम बहुत बार क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक फायदा निकल के आता है। ठीक है, चलो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये दो क्वेश्चन आई होप आप सभी को क्लियर होंगे। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, आ जाइए। देखिएगा क्या बोल रहा है,
विच इज द लीस्ट प्रीफर्ड स्ट्रेटेजी ऑफ इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए सबसे जो लीस्ट प्रीफर्ड स्ट्रेटेजी है वो कौन सी है? तो आपको ऑब्वियस सी बात है, दिख रहा होगा, देखो कंपोस्टिंग एक बहुत अच्छा है, जहां पे हम क्या करवाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या आपका बैक्टीरिया या फंगाई की मदद से हम जो बायोडिग्रेडेबल जो हमारा वेस्ट है उसको हम कंपोस्ट करवा देते हैं। तो बहुत बढ़िया, आप वहां पे क्या करो, एक पिट बनाओ, उसमें आप कंपोस्ट करवा दो, तो ये तो अच्छा हुआ। दूसरा, वेस्ट टू एनर्जी, बहुत अच्छा है ना, इंसिनरेशन हो गई, पायरोलिसिस हो गई, इन सब में आप क्या करते हो, वेस्ट को जलाते हो और वहां से एनर्जी जो है, उस वेस्ट के जलने पे जो एनर्जी है उसको हम डिराइव कर लेते हैं। तो ये भी तो अच्छा हुआ, ये भी खराब का हुआ। रिसाइकलिंग, वेरी गुड, रिसाइकलिंग तो लिस्ट होनी ही नहीं चाहिए ना, रिसाइकलिंग तो बहुत अच्छा है। रिसाइकलिंग में क्या नुकसान है कि आपने कोई सामान यूज किया, वापस से आप उससे, जैसे मान लो एक बॉटल मैंने पानी का खरीदा, ऐसे बहुत सारे मेरे पास बॉटल जमा हुए, एक फैसिलिटी थी जहां बॉटल को रिसाइकल करके चेयर बना लिया जा रहा था, या उसी बॉटल से रिसाइकल करके कोई नई बॉटल बना ली जा रही थी, बहुत अच्छा है। इसमें दिक्कत एक चीज मुझे दिख रही है, वो है क्या, लैंडफिल्स। लैंडफिल्स के साथ डिसएडवांटेज, देखो है लैंडफिल्स भी अच्छा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, एक सेफ जगह है। कहीं अगर आप उसको रोड पे फेंक दो, कहीं आप उसको किसी ड्रेन में फेंक दो, कहीं किसी रिवर में फेंक दो, तो हमारा नुकसान ही है। लैंडफिल एक सेफ जगह हमें देता है जहां हम डिस्पोज कर सकते हैं, बट उसके साथ थोड़ा डिसएडवांटेज है, एक बहुत बड़ी जगह लेगा। अगर आपको कोई भी, जैसे आप दिल्ली में देख रहे हो, जो आपके पास अलग अलग लैंडफिल साइट्स है, वहां देख रहे हो कितना बड़ा जगह ऑक्युपाई कर रखा है, तो एक तो ये दिक्कत। दूसरी दिक्कत उसमें क्या है, जो आसपास के एरिया है वहां पे जो गैसेस निकलेंगे वो आसपास के एरिया को बहुत ज्यादा पॉल्यूट कर देगा। तो इन तीनों में से, जो इन चारों में से जो सबसे लीस्ट प्रिफर्ड है वो कौन सी है, वो हमारे पास यहाँ पे लैंडफिल होती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों लैंडफिल्स। ओके, लेट्स मूव फर्दर। तो देखते हैं आंसर क्या दे रहा है। ऑब्वियस ही बात है, लैंडफिल देखो, द लैंडफिल इज द लीस्ट प्रीफर्ड स्ट्रेटेजी ऑफ इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू इट्स इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स। तो इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स को देखें तो उस हिसाब से जो लैंडफिल है वो लीस्ट प्रीफर्ड है। व्हाइल लैंडफिल प्रोवाइड अ सेफ वे टू स्टोर वेस्ट, हाँ सेफ वे दे रहा है, बट क्या है दिक्कत, बट नॉट सीन सस्टेनेबल सोल्यूशन एज दे रिक्वायर लार्ज लैंड। लार्ज अमाउंट मतलब आपको बहुत बड़ा लैंड है, वहां पे लैंडफिल बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड एंड कैन प्रोड्यूस मीथेन एमिशन। जो देखो मीथेन निकलेगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मीथेन गैस जब निकलेगी तो ग्रीन हाउस गैस को भी तो बहुत फर्क पड़ेगा। और जब हमारा अभी मकसद सस्टेनेबल मैनेजमेंट में, जब हमारा मकसद ही क्लाइमेट कंट्रोल है, तब तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ये और लीस्ट प्रीफर स्ट्रेटेजी बन जाती है, क्योंकि यहां से कैप्चर करके मीथेन को यूज करना भी एक दिक्कत है, क्योंकि ये तो क्या है, ओपन है कि नहीं। तो इसीलिए हम लोग किसके साथ यहां पे जाएंगे, लैंडफिल्स के साथ जाएंगे। ओके, लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज मोस्ट फेवरेबल फॉर कंपोस्टिंग। क्या बोल रहा है, देखो इसमें से कौन सा कंडीशन सबसे फेवरेबल है कंपोस्टिंग के लिए। कंपोस्टिंग का मतलब क्या होता है, कंपोस्टिंग का मतलब बेसिकली हम हमारा जो वेस्ट है उसको किसी ना किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया फंगी की मदद से हम उसको डीकंपोज करवाते हैं। कौन से वेस्ट को, बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल को तो करवा ही नहीं पाओगे। कंपोस्टिंग में क्या होता है, जैसे आपने बहुत बार देखा होगा, हमने मैन्योर बनाया, बहुत लोग बोलते हैं ना कि हमने घरों से जो छिलके निकले उन सभी को हमने एक जगह स्टोर किया, हमने उसको कंपोस्ट करके उससे मैन्योर बनाया। तो इसमें हुआ क्या, इसमें उन्होंने क्या किया, वो जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे उनको कांटेक्ट में लाया इस बायोडिग्रेडेबल किसके साथ, जो भी आपका मैटर था, वेस्ट था, और उससे क्या हुआ, जब वो उसके कांटेक्ट में आया तो उन्होंने उसको क्या किया, उससे कार्बन सारी चीजें निकालने के लिए डीकंपोज करना चालू किया। डीकंपोज करने के बाद जो एंड प्रोडक्ट बचा वो बेसिकली आपका क्या है, मैन्यूअर। क्यों, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन है, अदर तरीके के क्या है, बायोमास है, उसमें कंपोनेंट्स है। तो इसीलिए आपसे उसने पूछा है कि कौन सी फॉलोइंग कंडीशन सबसे फेवरेबल होगी कंपोस्टिंग के लिए। तो एक तो एरोबिक, ऑक्सीजन की सप्लाई होनी चाहिए, क्योंकि एरोबिक के केस में क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ बहुत ज्यादा जल्दी होगी, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो एक तो एरोबिक कंडीशन होनी चाहिए। एनारोबिक, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में दिक्कत है, क्योंकि जो एंड प्रोडक्ट मिलेगा वो भी तो फिर काम का नहीं है। तो एरोबिक मतलब ओपन पिट बनाओ, उसमें आप उसको क्या करो, उसमें आप उसकी कंपोस्टिंग करवाओ। तो सबसे पहली चीज एरोबिक। दूसरा, कंपोस्टिंग के लिए ध्यान देना, हमेशा हम बोलते हैं कि एक सुटेबल मॉइस्चर होना चाहिए, एक सुटेबल मॉइस्चर कंटेंट उसमें होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली 50 से 60%। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है इसमें, सबसे अच्छा, अगर आपको बहुत अच्छी कंपोस्टिंग करनी है तो जो फेवरेबल, सबसे फेवरेबल कंडीशन होगी वो एरोबिक और मॉइस्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी सर, एरोबिक और मॉइस्ट हो जाएगी। तो हम ऑप्शन बी के साथ यहां पे आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए हमारा आंसर क्या दे रहा है, बस आंसर भी हमारा बी ही है। क्या बोल रहा है देखिए,
कंपोस्टिंग थ्राइव्स अंडर एरोबिक कंडीशन विथ एम्पल ऑक्सीजन फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर एफिशिएंटली इनटू न्यूट्रिएंट रिच हमस। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जो हमस बेसिकली वहां से जो एंड प्रोडक्ट डिकम्पोजिशन के बाद मुझे मिल रहा है उसमें न्यूट्रिएंट रिच होना चाहिए, तभी तो उसको मैं यूज भी कर पाऊंगा आगे। तो न्यूट्रिएंट रिच हमस, अगर वो एरोबिक होगी तब न्यूट्रिएंट रिच हमस मिलेगा। अवॉइडिंग द स्लोअर ऑर्डर प्रोड्यूसिंग एनारोबिक, एनारोबिक प्रोसेस की स्पीड भी कम, उसके बाद ओडर भी बहुत ज्यादा, क्योंकि अगर एनारोबिक प्रोसेस है, एंड प्रोडक्ट है एसिड अल्कोहल गैसेस, तो ओडर भी बहुत ज्यादा, तो इसीलिए ओडर प्रोड्यूसिंग एनारोबिक प्रोसेस। मॉइस्चर लेवल अराउंड 40 to 60%, अभी बताया था मॉइस्चर लेवल जो 40 से 60% की बहुत आइडियल होती है टू सपोर्ट माइक्रोबियल एक्टिविटी विदाउट वाटर लॉगिंग विच लीड्स टू एनएरोबिक डीके, ड्राई, सबमर्ज और कोल्ड कंडीशन हिंडर डिकम्पोजिशन। तो जो एनएरोबिक हो गया या कोल्ड कंडीशन हो गया या ड्राई कंडीशन हो गया, वो हिंडर करता है किसको, मतलब नहीं होने देता है डिकम्पोजिशन को बाय लिमिटिंग द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। इसीलिए हम क्या करते हैं, बेसिकली हम ध्यान देते हैं कि दो चीजें होनी चाहिए। सर क्या दो चीजें, एक तो एरोबिक कंडीशन और दूसरी मॉइस्ट कंडीशन। आई होप इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो वी विल मूव फर्दर विथ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो आप इस पूरे वीडियो को देखिए, इसमें मैं बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूं जो बेसिकली आपको JEE JSO में एग्जाम्स में हाल फिलहाल में आपको देखने को भी मिलेंगे। ठीक है ना, तो आई थिंक आई विल मूव फर्दर विथ योर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो क्या है, हाँ बहुत सबसे अच्छा क्वेश्चन या जो आपका सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन मुझे लगता है सॉलिड वेस्ट में जो मैंने आज तक देखा है वो यही क्वेश्चन है। तो आप भी मान के चलना आपके एग्जाम में ये फिक्स आएगा। आ जाइए देखिए क्या बोल रहा है। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, द आइडियल कार्बन टू नाइट्रोजन रेशो C/N रेशो, C/N रेशो। तो हमें बहुत बार पता है कि जो आइडियल कार्बन टू नाइट्रोजन रेशो होता है वो 30:1 का होता है। मतलब हर एक नाइट्रोजन के लिए आपका कितना पार्ट है कार्बन का, 30 पार्ट है। तो यही मतलब है ना कि हर एक अगर आप देखोगे तो C/N रेशो क्या है, C/N रेशो आइडियल अगर आप बात करोगे तो कितना होता है, 30:1 होता है। अगर आपका एक पार्ट आपका किसका है, नाइट्रोजन का है, तो उसके करस्पॉन्डिंग कितना है, 30 पार्ट जो है वो क्या है, कार्बन का है। अगर एक पार्ट है नाइट्रोजन का तो उसके करस्पॉन्डिंग कितना है, 30 पार्ट कार्बन का है। अब आप बोलोगे सर कि आपका अगर C/N रेशो मैं कम कर दूं, C/N रेशो में बढ़ा दूं, तो यहां दो चीजें समझने की है। कार्बन का बेसिक मतलब यहां पे होता है फूड से मेरे दोस्त, और नाइट्रोजन का बेसिक मतलब होता है न्यूट्रिएंट से। कभी भी ध्यान रखिएगा, कार्बन का बेसिक मतलब होता है फूड से और नाइट्रोजन का बेसिक मतलब होता है न्यूट्रिएंट से। तो कार्बन क्या है, फूड है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हम भी कंज्यूम करते हैं, उसमें क्या है, कार्बन है। तो कहीं ना कहीं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां पे कंपोस्टिंग कर रहे हैं उनको भी तो फूड चाहिए, तो फूड आपका क्या है, कार्बन। मान लो C/N रेशो अगर बहुत कम है, मतलब मैं बोल सकता हूं C और N बहुत पास पास है, मतलब जितना C है उतना ही N है, जितना C है उतना ही N है। तो अगर N बहुत ज्यादा हो जाएगा, C बहुत कम होगा, तो कार्बन बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा आपके सिस्टम से, वो भी दिक्कत है। अगर C/N रेशो बहुत ज्यादा मतलब कार्बन बहुत ज्यादा, आपका N बहुत कम, मतलब न्यूट्रिएंट ही अगर नहीं है, अगर न्यूट्रिएंट ही नहीं है तो फिर क्या फायदा। अगर न्यूट्रिएंट ही नहीं है, कार्बन आपका बहुत ज्यादा है, अगर न्यूट्रिएंट बहुत कम है तो उनकी ग्रोथ जो है वही ऑप्टिमम नहीं हो पाएगी। इसीलिए C/N रेशो बहुत कम भी नहीं होना चाहिए और C/N रेशो बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो बहुत कम इन द सेंस आपका 10:1 या आप बोल सकते हो 5:1, और अगर बहुत ज्यादा मतलब सर 60:1, 70:1, 80:1 नहीं। तो आइडियल अगर आप बात करोगे तो 30:1, मतलब अगर 30 पार्ट कार्बन है तो एक पार्ट मेरे पास नाइट्रोजन होगा। तो बहुत कम भी है तो भी दिक्कत, क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर ही आसपास आएंगे। अगर बहुत ज्यादा है तो भी दिक्कत, खाना बहुत ज्यादा, नाइट्रोजन बहुत कम। आते हैं इसका रीजन देखते हैं, फिर आगे चलते हैं। आइए देखो, A C/N रेशो ऑफ अराउंड 30:N ensures क्विक एंड एफिशिएंट कंपोस्टिंग। अभी बताया था कि अगर C/N रेशो आपका 30 से 30:1 रहेगा तो क्या है, क्विक कंपोस्टिंग होगी और एफिशिएंटली भी होगी। दूसरा देखो, a 30:1 C/N रेशो इज आइडियल फॉर कंपोस्टिंग माइक्रोब बिकॉज इट मैचेस देयर बायोलॉजिकल नीड, मेटाबॉलिक नीड्स, प्रोवाइडिंग कार्बन एज एनर्जी। अभी बताया था कार्बन क्या है, एज अ एनर्जी, मतलब जो फूड हम कंज्यूम कर रहे हैं,
एंड नाइट्रोजन क्या है, प्रोटीन्स, एंजाइम, जो बेसिकली न्यूट्रिएंट्स है। जैसे अगर आप नाइट्रोजन का, आप प्रोटीन का कंटेंट बढ़ा दो बॉडी में, आपकी ग्रोथ क्या होगी, थोड़ा सा बढ़ जाएगी नॉर्मल कंडीशन से। तो इसीलिए आपके पास नाइट्रोजन क्या है, प्रोटीन या एंजाइम्स है। तो माइक्रोब्स कंज्यूम रफली 30 पार्ट्स कार्बन फॉर एवरी 1 पार्ट नाइट्रोजन। अगर आप देखोगे तो माइक्रोब हर 30 पार्ट कार्बन के लिए उसको 1 पार्ट नाइट्रोजन का चाहिए। ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन बिलो 20 to 30:1 एक्सेस नाइट्रोजन वॉलेटाइलाइजेस। अगर मान लो यही वैल्यू कम है मतलब क्या है, नाइट्रोजन ज्यादा। मान लो कि ये वैल्यू अगर 10:1 है तो 10 ही कार्बन है ना एक नाइट्रोजन के लिए, होना 30 चाहिए। अगर 10 ही कार्बन है एक नाइट्रोजन के लिए तो फूड क्या है, कम, नाइट्रोजन एबंड मतलब बहुत ज्यादा बचा रह जाएगा, नाइट्रोजन बहुत ज्यादा अवेलेबल है। तो देखो एक्सेस नाइट्रोजन वॉलेटाइलाइजेस एज अमोनिया। तो ये जो एक्सेस नाइट्रोजन है ये आपका हाइड्रोजन के साथ मिलके अमोनिया बना लेता है, और ये अमोनिया जो है मीथेन फॉर्मर्स को क्या करते हैं, दिक्कत देते हैं। तो कॉजिंग ऑर्डर्स एंड न्यूट्रिएंट लॉस। तो ये क्या करते हैं, जो मीथेन फॉर्मर्स का बाद में काम होता है ना, वो मीथेन फॉर्मर्स को अपना काम उतने अच्छे से नहीं करने देते हैं अगर अमोनिया बन गया। दूसरी चीज है वाइल अबव 35:1, अगर 35:1 से ऊपर गया मतलब कार्बन ज्यादा नाइट्रोजन कम। तो देखो नाइट्रोजन स्कैर्सिटी लिमिट्स पॉपुलेशन ग्रोथ। तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर नाइट्रोजन स्केर्स में है, कम है, तो आपकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है किसकी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, आप चाहते हो कि ज्यादा ग्रो करे तभी डिकम्पोजिशन जल्दी हो, तो उनकी ग्रोथ को रोक देता है। मतलब बहुत बार डिकम्पोजिशन भी इनकम्प्लीट रह जाती है। तो यही चीज है। एंड पाइल कूल एंड स्लो इन ब्रेकडाउन, मतलब ब्रेकडाउन को भी क्या करता है, स्लो कर देता है, मतलब डिकम्पोजिशन का प्रोसेस स्लो हो जाता है। हम ये भी बोल सकते हैं कि इनकम्प्लीट डिकम्पोजिशन होगा। तो आई होप आपको क्लियर है। तो आइडियल C/N रेशो की अगर आप मुझसे बात करोगे तो कितनी होनी चाहिए, 30:1। ठीक है, चलें आगे, जल्दी बताइए। ओके, वी विल मूव फर्दर। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्या बोल रहा है, द टेम्परेचर रेंज ऑफ द थर्मोफिलिक फेज ड्यूरिंग कंपोस्टिंग इज टिपिकली। थर्मोफिलिक दो रेंज होती है, आपको याद होगा जब भी आप कंपोस्टिंग की बात करते हो तो कंपोस्टिंग दो रेंज होती है, एक मीसोफिलिक रेंज होती है, एक थर्मोफिलिक रेंज। मीसोफिलिक मतलब कम टेम्परेचर वाला, थर्मोफिलिक मतलब ज्यादा। तो यहां पे क्या पूछ रहा है आपसे, द टेम्परेचर रेंज ऑफ द थर्मोफिलिक फेज ड्यूरिंग कंपोस्टिंग। तो थर्मोफिलिक के टाइम पे जो टेम्परेचर रेंज हो जाता है वो कितना हो जाता है सर, 45 से लेके 70 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। तो इस समय वो थर्मोफिलिक बैक्टीरियास होते हैं जो काम कर रहे होते हैं, उससे पहले मीसोफिलिक बैक्टीरियास काम कर रहे होते हैं। तो स्टार्टिंग में जैसे ही डिकम्पोजिशन स्टार्ट होगा, टेम्परेचर कम, मीसोफिलिक बैक्टीरिया काम कर रहे होंगे, समय ज्यादा लगेगा। जैसे ही आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, डिकम्पोजिशन होगी, वहां पे टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ते ही जैसे वो थर्मोफिलिक रेंज में जाएगा, टाइम कम हो जाएगा, मगर आपका टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो थर्मोफिलिक रेंज में टेम्परेचर कितना होता है, 45 से 70 डिग्री सेल्सियस के बीच में, बट वहां पे टाइम फिर कम हो जाता है। अगर थर्मोफिलिक रेंज में अगर डिकम्पोजिशन चल रही होगी तो टाइम क्या होता है, कम हो जाता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखो 45 डिग्री टू 70 डिग्री सेल्सियस अभी बताए थे। देखो द थर्मोफिलिक फेज ऑफ कंपेस्टिंग फीचर्स हाई टेम्परेचर, कहां से 45 से 70, ड्रिवन बाय हीट लविंग माइक्रोब्स दैट रैपिडली डिकम्पोजिशन। देखो अभी बताया था कि अगर थर्मोफिलिक रेंज में काम चालू हो गया तो आपका जो हीट लविंग माइक्रोब्स है, जिनको हीट पसंद है, टेम्परेचर ज्यादा पसंद है, वो काम पे लगेंगे और काम पे लगते ही बहुत जल्दी काम करेंगे, डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर एंड किल पैथोजेंस अबव 55 डिग्री सेल्सियस। This range ensure vigorous activity without exceeding 70 डिग्री सेल्सियस which could harm। अब देखो अगर मैं 70 से ऊपर बढ़ा दूंगा फिर दिक्कत है, फिर बैक्टीरिया जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो काम नहीं कर पाएंगे। Which could harm beneficial organisms। लोअर रेंज लाइक 0 से 10। अगर आप बोलो सर लोअर रेंज में क्या दिक्कत है, तो लोअर रेंज में भी क्या होता है, डिकम्पोजिशन की प्रोसेस बहुत स्लो होती है। अगर लोअर रेंज होगी ना तो डिकम्पोजिशन की प्रोसेस बहुत स्लो होगी। तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो थर्मोफिलिक रेंज कितने से कितना है, 45 से लेकर 70 डिग्री सेल्सियस। बहुत कम भी ना हो, बहुत ज्यादा भी ना हो। अगर ज्यादा हो जाएगी फिर जो है हीट बहुत ज्यादा, टेम्परेचर बहुत ज्यादा, माइक्रोब सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। बहुत कम भी हो जाएगी, डिकम्पोजिशन का रेट बहुत कम हो जाएगा। तो इस चीज को हम ध्यान रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, देखो अ कंपोस्ट पाइल स्टार्ट्स एट 25 डिग्री सेल्सियस। एक कंपोस्ट पाइल है जो स्टार्ट हो रहा है 25 डिग्री सेल्सियस पे
इट गेन्स 10 डिग्री सेल्सियस पर डे एंड लूजेस 2 डिग्री सेल्सियस पर डे, व्हाट इज द टेम्परेचर आफ्टर 4 डेज। तो इनिशियल में जो आपका टेम्परेचर है वो कितना उसने बोला है, इनिशियल टेम्परेचर उसने बोला है 25 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। ये बोल रहा है कि हर एक दिन 10 डिग्री सेल्सियस गेन हो रहा है और 2 डिग्री सेल्सियस लॉस हो रहा है। तो हर एक दिन का अगर देखोगे तो आपका लॉस गेन माइनस लॉस कितना है, तो गेन माइनस लॉस, इसको हम बोल सकते हैं गेन माइनस लॉस परसेंटेज, या गेन माइनस लॉस इज इक्वल टू नेट इंक्रीज इन टेम्परेचर, नेट इंक्रीज इन टेम्परेचर एवरी डे, नेट इंक्रीज इन टेम्परेचर एवरी डे। तो गेन कितना है, गेन है सर 10 डिग्री सेल्सियस डेली गेन कर रहा है और लॉस कर रहा है 2 डिग्री सेल्सियस, तो नेट कितना हो गया 8 डिग्री सेल्सियस पर डे का इंक्रीज है, और है कितने दिन के लिए, 4 डेज के लिए। तो टोटल इंक्रीज अगर देखोगे तो कितना हो जाएगा 8 इंटू 4, 8 डिग्री सेल्सियस इंटू 4, तो ये हो जाएगा 32 डिग्री सेल्सियस। और स्टार्टिंग में कितना टेम्परेचर था सर, स्टार्टिंग में कितना बोला है, जब कंपोज स्टार्ट हुई थी तो 25 था, तो आपका जो है व्हाट इज द टेम्परेचर, तो टेम्परेचर आफ्टर 4 डेज क्या लिखेंगे, टेम्परेचर आफ्टर 4 डेज क्या हो जाएगा 25 प्लस 32, ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली आपका कितना 57 डिग्री सेल्सियस। तो आंसर क्या हो जाएगा सर, आंसर हो जाएगा बी। तो आपका टेम्परेचर बढ़ के टेम्परेचर आफ्टर 4 डेज कितना कहलाएगा, तो वो कहलाएगा 25 स्टार्टिंग फर्स्ट डे पे था, बाद में एक्स्ट्रा 32 हुआ क्योंकि पर डे 8 डिग्री से इंक्रीज कर रहा है, तो अगर लास्ट में 32 हुआ तो कितना हो जाएगा 57 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। आइए सॉल्यूशन में देखते हैं क्या बोल रहा है देखो, द कंपोस्ट पाइल स्टार्ट्स एट 25 डिग्री सेल्सियस, एक्सपीरियंसेस अ नेट डेली गेन ऑफ +8, अभी बताया था गेन कैसे 10 डिग्री डेली बढ़ रहा है, 10 डिग्री से गेन हो रहा है, 2 डिग्री लॉस कर रहा है, तो उसमें से माइनस करोगे तो 8 आ जाएगा। 4 डेज का टोटल इंक्रीज कितना है 4 इंटू 8 32, तो यहां पे आपके पास टेम्परेचर कितना हो जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 डिग्री सेल्सियस, जो किसके बराबर होगा, जो 57 डिग्री सेल्सियस के बराबर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, मैंने यहां पे सॉल्व भी कर दिया है। चलिए लेट्स मूव फर्दर। ठीक है, आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज इज प्राइमरली which of the following entities is primarily responsible for implementing, which of the following entities is primarily responsible for implementing EPR। EPR का मतलब होता है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कोई भी एक सामान है अगर वो वेस्ट के फॉर्म में हमें लग रहा है कि कुछ खतरनाक या ऐसा हो सकता है जो इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर सकता है, तो एक ईपीआर बनाया जाता है, ईपीआर का रजिस्ट्रेशन होता है, मतलब जो प्रोड्यूसर है ना वही इसका पूरा का पूरा मैनेजमेंट देखेगा, जो वेस्ट भी है इसका वही पूरा मैनेजमेंट देखेगा। तो ईपीआर में क्या होता है, एक रजिस्ट्रेशन होती है कि वो जो प्रोड्यूसर है वो अपने आप को ईपीआर में रजिस्टर करता है, वो बोलता है कि हम जो चीज मान लो कोई कंज्यूमर को वो सेल कर रहा है उसी को वो वापस लेगा, उसी को वो क्या करेगा मैनेज भी करेगा जितना उसका वेस्ट होगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो कौन सा एंटिटी होता है जो आपका रिस्पॉन्सिबल होता है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, तो वो होता है आपका प्रोड्यूसर या जो ब्रांड ओनर्स होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वापस से वो उसको क्या करे, पूरा का पूरा प्रोक्योर करके सारी की सारी चीजें उसकी मैनेज करे। तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपकी प्रोड्यूसर या ब्रांड ओनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, किसके अंदर, ईपीआर के अंदर। ईपीआर में क्या होता है, आपको अपने फर्म की रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है ईपीआर के अंदर। ओके, लेट्स मूव फर्दर। ठीक है, देखो, ईपीआर प्लेसेस द प्राइमरली ऑब्लिगेशन ऑन प्रोड्यूसर और ब्रांड ओनर्स टू मैनेज एंड टू एंड लाइफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। ऑब्वियस बात है, अभी बताया प्रोडक्ट को हमने सेल किया, वापस से हम उसको अगर मान लो वेस्ट के फॉर्म में अगर आया तो वापस से जब वो वेस्ट बन जाएगा वापस से हम उसको लेंगे, तो एंड टू एंड लाइफ जो है वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, प्रोड्यूसर या ब्रांड ओनर्स की है। ऑफ देयर प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग कलेक्शन, रिसाइकलिंग, डिस्पोजल, सब कुछ उसमें, उसका कलेक्शन, उसकी रिसाइकलिंग, उसकी डिस्पोजल, सब कुछ। टू प्रमोट सस्टेनेबल डिजाइन एंड वेस्ट रिडक्शन, तो यही है आपका क्या, यही होता है आपका ईपीआर, जिसको बोला जाता है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है।
ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये मैं आपके लिए थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी एक दो रखा हूं, क्योंकि अगर कभी पूछ ले तो हमें पता होना चाहिए। देखो क्या बोल रहा है, आइए क्या बोल रहा है, देखिए अ सिटी जनरेट 40 इंटू 10 की पावर 6 हो जाएगा, सॉरी ये 10 की पावर 6 होना चाहिए, ठीक है। अ सिटी जनरेट्स 40 इंटू 10 की पावर 6 kg ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, बिल्कुल, पर ईयर, आउट ऑफ विच ओनली 10% इज रिकवर्ड और रिसाइकल्ड, मतलब बचा हुआ 90% किस में जा रहा है, लैंडफिल में। उसने बोला कि जो लैंडफिल की सिंगल लिफ्ट है वो 3 मीटर की हाइट की है, मतलब उसकी हाइट टोटल कितनी है, 3 मीटर। इज कॉम्पैक्टेड टू अ डेंसिटी ऑफ 550 kg पर मीटर क्यूब, मतलब उसको कॉम्पैक्ट किया गया है कितने डेंसिटी पे, 550 kg पर मीटर क्यूब, मतलब हर एक 1 मीटर क्यूब में कितनी है उसकी वेट, 550 kg। इफ 80% ऑफ द लैंडफिल इज अज्यूम टू बी MSW, वो बोल रहा है कि लैंडफिल का एरिया बताओ। तो सिंपल सी बात है कि सिटी टोटल जनरेट कितना कर रहा है, सिटी जनरेट्स, तो सिटी सर जनरेट कर रहा है 40 इंटू 10 की पावर 6 kg। 10% उसमें से रिसाइकल हो गई, तो जो वेस्ट है, वेस्ट प्रोड्यूस कितना हो जाएगा, 90%। तो जो वेस्ट प्रोड्यूस होगा वो हो जाएगा 0.9 इंटू 40 इंटू 10 की पावर 6, तो ये हो जाएगा आपका 36 इंटू 10 की पावर 6 kg, बिल्कुल। उसमें से बोल रहा है कि आपका लैंडफिल का सिंगल लिफ्ट 3 मीटर है और कॉम्पैक्टेड टू अ डेंसिटी ऑफ 550 kg पर मीटर क्यूब। देखो मुझे अगर एरिया पूछ रहा है ना, तो एक चीज ध्यान रखना, वो कहीं ना कहीं मीटर स्क्वायर पूछ रहा है, तो ये तो मुझे केजी में आया, तो क्या मैं ये जो वेस्ट प्रोड्यूस हुआ है इसका टोटल वॉल्यूम निकाल सकता हूं, ये जो वेस्ट प्रोड्यूस है वॉल्यूम निकाल सकता हूं। तो देखो बिल्कुल, वॉल्यूम ऑफ वेस्ट क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वेस्ट, आपको इसकी डेंसिटी पता है, आपको इसका वेट पता है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 36 इंटू 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाय कितना 550 से इसको डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये केजी में है, ये केजी पर मीटर क्यूब में है, तो यहां से जो भी वैल्यू आपको मिलेगी वो मिल जाएगी किसमें, वो आपको मिल जाएगी पर मीटर क्यूब में। तो जो भी वैल्यू मिलेगी वो आपको किसमें मिल जाएगी, पर मीटर क्यूब में मिल जाएगी, ठीक है। अगर हम चाहे तो हम निकाल के भी देख सकते हैं वैल्यू, नहीं तो नीचे सॉल्यूशन है, मैं आपको सॉल्यूशन में भी बता देता हूं, ठीक है। अब एक बार जब मुझे ये मिल गया, तो जरा बताना, अगर मुझे किसी भी चीज का वॉल्यूम पता है, उसका हाइट पता है, तो जो एरिया रिक्वायर्ड, नेट एरिया रिक्वायर्ड क्या होगा, नेट एरिया रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, तो ये जो वॉल्यूम है वेस्ट का डिवाइडेड बाय लिफ्ट, क्योंकि वो मीटर क्यूब है, नीचे लिफ्ट मीटर में, तो ये वॉल्यूम ऑफ वेस्ट डिवाइडेड बाय लिफ्ट, वॉल्यूम ऑफ वेस्ट डिवाइडेड बाय लिफ्ट। यहां से मुझे क्या मिलेगा, नेट एरिया। अब नेट एरिया को मैं डायरेक्टली आंसर नहीं बोल सकता हूं, नेट एरिया आंसर क्यों, क्योंकि वो सिर्फ 80% ही है टोटल का। देखो ना, बोल रहा है इफ 80% ऑफ द लैंडफिल इज अज्यूम टू बी MSW, मैंने 80% MSW माना है, बाकी जो 20% के लिए है उसके लिए भी तो देखना पड़ेगा। तो जो आपका ग्रॉस एरिया होगा, तो जो नेट एरिया आया होगा उसमें आप 0.8 से डिवाइड कर देना, वो आपको ग्रॉस एरिया बताएगा, क्योंकि नेट एरिया सिर्फ MSW के लिए है, उस टोटल का MSW सिर्फ 80% है। तो जो ग्रॉस एरिया होगा हम डिवाइड बाय 0.8 करके वहां पे उसको हम निकाल लेंगे, उतना हमें पूरा का पूरा टोटल लैंडफिल का एरिया देना पड़ेगा, जब सिंगल लिफ्ट कितने की होगी, 3 मीटर की होगी, और डेंसिटी जो आपकी 550 kg पर मीटर क्यूब है। तो यहां देखो, आई होप आंसर जो आएगा, मैं आपको बता भी देता हूं, आंसर ये आ जाएगा, मैं नीचे सॉल्व किया हुआ है, ठीक है ना, नीचे आपका पूरा कैलकुलेशन है, तो आंसर आपका ये आएगा शायद 27273। सो ओके, ये आ जाएगा सी आंसर। लेट्स चेक इट, 27273 क्या दे रहा है आंसर, देखो हाँ 27273 बराबर ही तो है हमारा भी, ठीक है। आ जाइए, देखिए तो टोटल वेस्ट बोला है कितना, 40 इंटू 10 की पावर 6, रिसाइक्लेबल या रियूजेबल 10, तो वेस्ट टू बी डिस्पोज्ड कितना है 36 इंटू 10 की पावर 6। वॉल्यूम जो रिक्वायर्ड होगा 36 इंटू 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 550, यही मैंने लिखा था पीछे, तो ये आ गया 654.54 मीटर क्यूब। तो जो नेट एरिया रिक्वायर्ड होगा वो कितने का हो जाएगा, वो 21818.18 मीटर स्क्वायर का हो जाएगा। तो नेट एरिया कितने का हो जाएगा, आपका 21,818.18 मीटर स्क्वायर का नेट एरिया हो जाएगा। और जो ग्रॉस एरिया रिक्वायर्ड होगा वो ग्रॉस एरिया आपका कितना आ जाएगा, ग्रॉस एरिया हो जाएगा, क्योंकि ये 80% ही है, तो अगर हम 100 के लिए 80% के लिए ये है, तो एक्स्ट्रा 20% के लिए जोड़ के लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा 21818 बाय 0.8, तो 27272 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहां से देखो
27273 अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर निकल के आ जाएगा कि इतना एरिया हमें चाहिए रहेगा। ठीक है, आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। सो लेट्स मूव फर्दर। क्या बोल रहा है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। बोल रहा है कोस्टल सिटी है जो प्रोड्यूस करता है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट विथ हाई मॉइस्चर कंटेंट, हाई ऑर्गेनिक मटेरियल, कैलोरीफिक वैल्यू लो है, इनऑर्गेनिक मटेरियल लो है, तो सबसे मोस्ट इफेक्टिव वे बताओ क्या है। तो एक कोस्टल सिटी है जहां पे एक वेस्ट जनरेट हुआ जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, बहुत कम, जिसका इनऑर्गेनिक मटेरियल क्या है, बहुत कम, बट ज्यादा क्या है, मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज्यादा है, ऑर्गेनिक मटेरियल बहुत ज्यादा है। एक चीज का मुझे फायदा दिख रहा है, कंपोस्टिंग करवा दे, क्योंकि देखो इंसिनरेशन या पायरोलिसिस कराने जाओगे आप वहां से उतनी एनर्जी नहीं निकाल पाओगे। क्यों? क्योंकि कैलोरीफिक वैल्यू बहुत कम है ना, वो जलने पे उतनी आपका एनर्जी प्रोड्यूस ही नहीं करेगा। जैसे मीथेन है, मीथेन की कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा है तो बहुत एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। बट अगर कैलोरीफिक वैल्यू कम है, उसके बाद आपका क्या इनऑर्गेनिक मटेरियल ही है उसमें, तो आप वहां पे उसको इंसिनरेशन या पायरोलिसिस के लिए मत ले जाओ। ऑब्वियस सी बात है। देखो तो एक बात बताओ, इंसिनरेशन तो ऑप्शन नहीं दिख रहा है, लैंडफिल भी नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि मोस्टली क्या है इसमें, इनऑर्गेनिक ही मटेरियल है। उसके बाद आपका क्या है, उसके बाद आपका मॉइस्चर कंटेंट क्या है, ज्यादा। उसके बाद हाई ऑर्गेनिक मटेरियल, तो डीकंपोज करने का फायदा दिख रहा है, बिल्कुल। तो अगर डीकंपोज करने का फायदा दिख रहा है तो मैं कंपोस्टिंग के साथ जाना चाहूंगा। आप बोलोगे सर सी में भी डंप कर दे, नहीं, सी में हम बेसिकली इसको डंप नहीं करेंगे, क्योंकि सी में डंप करना अब ऑब्सोलीट हो चुका है। हाँ पहले था आपको, बट सी में भी डंप करने के लिए बहुत सारे नियम कानून होते हैं, बट अब जनरली जो सी में है ना, हम डंपिंग की बात करते हो, ऑब्सोलीट हो चुके हैं। मतलब जनरली अब समुद्र में इसकी डंपिंग नहीं की जाती है, ध्यान रखिएगा। तो अब सी में जो डंपिंग है वो ऑब्सोलीट हो चुकी है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो हमारे पास जो हाई ऑर्गेनिक कंटेंट और हाई मॉइस्चर कंटेंट पे जो सबसे बेस्ट ऑप्शन दिख रहा है, मैं इसका कंपोस्टिंग करवा दूंगा, इसको डीकंपोज करवाऊंगा मैं। ठीक है, ओके चले। आंसर क्या दे रहा है, देखो कंपोस्टिंग है, ऑब्वियस ही बात है। इंसिनरेशन हम तब अडॉप्ट करते हैं जब कैलोरीफिक वैल्यू हाई, पहला लाइन पढ़ो, इंसिनरेशन कैन बी अडॉप्टेड व्हेन कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ एमएसडब्ल्यू इज हाई, यहां पे वो भी नहीं है। लैंड फिलिंग कब अडॉप्ट करते हैं, जब डेंसिटी बहुत ज्यादा हो, ऑब्वियस ही बात है। सिंस द गिवन एमएसडब्ल्यू क्वालिटी इनऑर्गेनिक मटेरियल लो है, डेंसिटी लेस है, तो हम किसके पास जाना चाहेंगे, कंपोस्टिंग के पास हम जाना चाहेंगे। और ये भी देख लो, जो आपका सी के अंदर जो डंपिंग होती है वो ऑब्सोलीट हो चुकी है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। Okay, let's move further to next question. Let's move further to next question. We will move further with next question. ठीक है, एक सेकेंड। चलिए देखिएगा, which option gives the component that are most likely to be present in segregated combustible fraction separated from raw mixed municipal solid waste। देखो सेग्रीगेटेड कंबसिबल फ्रैक्शन, ये जो एचसीएफ दिख रहा है ना, ये एचसीएफ को बेसिकली यूज किया जाता है आरडीएफ के लिए, मतलब रेफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल्स के लिए। किसके लिए किया जाता है, रेफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल्स के लिए। तो एचसीएफ में हम क्या करते हैं, एमएसडब्ल्यू से हम अलग निकालते हैं, जिसको हम कंबसिबल, मतलब हम जिसको जला सके, और जहां से हम वहां से कुछ ना कुछ वेस्ट के फॉर्म में या एनर्जी के फॉर्म में हम फ्यूल्स को निकाल सके। जैसे आरएफडी, जो आरडीएफ, रेफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल्स, बेसिकली एचसीएफ हम अलग करके हम उससे क्या बनाते हैं, आरडीएफ बनाते हैं। बेसिकली हम वेस्ट से एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, वेस्ट से एनर्जी में। तो देखो अब इसमें प्लास्टिक, पेपर, रबर एंड मेटल्स, इसमें देखो इसके साथ मैं क्यों नहीं जाना चाहूंगा, मुझे दिक्कत इस मेटल से है, क्योंकि मेटल बेसिकली आपका बेसिकली यहां पे नॉन कंबसिबल हो जाएगा, ठीक है ना, आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। दूसरा प्लास्टिक, पेपर, लेदर, ग्लास, ग्लास का भी कोई फायदा नहीं दिख रहा है मुझे, ग्लास से भी दिक्कत यही है कि ग्लास से भी एनर्जी नहीं मिल पाएगी आपको। प्लास्टिक, लेदर, टेक्सटाइल, रबर, ये देखो ये सबसे बढ़िया, प्लास्टिक, लेदर, टेक्सटाइल, रबर, इसको अलग कर सकते हैं। यहां पे फूड वेस्ट देखो, फूड वेस्ट में दिक्कत है, सॉरी फूड वेस्ट में मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज्यादा, तो वो भी फायदा नहीं है। तो हमें फायदा किसका दिख रहा है, हमें ए बी डी तीनों फायदे नहीं दिख रहे, बट प्लास्टिक, लेदर, टेक्सटाइल और रबर को जब आप जलाओगे तो कहीं ना कहीं आपको एक बहुत अच्छा एनर्जी मिलेगा वहां से। जब इस वेस्ट को आप जलाओगे तो आपको बहुत एनर्जी वहां पे देखने को मिलेगी, क्योंकि ये सारे कंबसिबल टाइप में आते हैं। ये सारे किस में आते हैं, कंबसिबल टाइप में। तो देखो क्या बोल रहा है, विच ऑप्शन गिव्स द कंपोनेंट दैट आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन सेग्रीगेटेड कंबसिबल फ्रैक्शन सेपरेटेड। तो ये कौन से होंगे उसमें, प्लास्टिक, लेदर, टेक्सटाइल और आपके पास क्या आ जाएगा, और आपके पास रबर आ जाएगा। हमारा आंसर क्या कहता है, देखिए बिल्कुल सी।
देखो अभी बताया था, द सेग्रीगेटेड कंबसिबल फ्रैक्शन फ्रॉम रॉ मिक्स्ड एमएसडब्ल्यू कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक हाई कैलोरीफिक वैल्यू मटेरियल सुटेबल फॉर आरडीएफ रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल के लिए। तो जो हाई ऑर्गेनिक आपके हाई कैलोरीफिक वैल्यू मटेरियल्स होंगे जिससे हम क्या कर सके, रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल्स निकाल सके, एक्सक्लूडिंग नॉन कंबसिबल जैसे मेटल हो गया, ग्लास हो गया, इनको एक्सक्लूड कर देते हैं। फूड को भी क्यों एक्सक्लूड कर रहे हैं, देखो फूड वेस्ट कंटेन्स विच हैज हाई मॉइस्चर, और जो कंबशन को क्या करता है, हिंडर मतलब कंबशन को रोकता है, तो इसीलिए हम फूड को भी वहां पे अवॉइड करके चलते हैं। तो ऑप्शन सी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द कॉस्टलीस्ट फंक्शनल एलिमेंट इन अर्बन सेंट्रलाइज्ड म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर अ टिपिकल इंडियन टायर 1 सिटी। तो आपके जितना भी जो प्रोसेस होता है, जैसे अगर म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में देखोगे तो सब एक प्रोसेस होता है क्या, उसका कलेक्शन, सेग्रीगेशन, उसके बाद उसका ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद उसका जो ट्रीटमेंट, उसके बाद उसका डिस्पोजल, ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। इसमें ये अलग अलग मेथड्स, अलग अलग क्या है आपके स्टेप्स है। जैसे आप पहले उसको सेग्रीगेट कर दो, फिर आप उसको या तो कलेक्ट कर लो, ट्रांसपोर्ट करके सेग्रीगेट करो, या घरों में ही आप बोलो कि आप अलग अलग उसको सेग्रीगेट करके जमा करो। तो सेग्रीगेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, स्टोरेज हो गया, ट्रीटमेंट हो गया और डिस्पोजल, ये अलग अलग स्टेप्स है। तो वो पूछ रहा है इनमें से सबसे कॉस्टलीस्ट कौन सा आएगा टिपिकल इंडियन टायर 1 सिटी के लिए। तो मुझे दिख रहा है सबसे ज्यादा होता है कलेक्शन और ट्रांसपोर्ट में सबसे ज्यादा खर्चा होता है मेरे दोस्त, क्योंकि आपका जितना टन हम कलेक्शन और ट्रांसपोर्ट पे जितने टन पे पैसा लगता है, ट्रीटमेंट में उसमें बहुत कम पैसा लगता है, क्योंकि सैनिटरी लैंड फिलिंग में तो पैसा ही नहीं है कोई खर्च। अगर आप कुछ प्रोसेस भी कुछ फैसिलिटी भी बनाओगे इंसिनरेशन या पायरोलिसिस का, तो वहां पे भी जो पर टन खर्चा उसको ट्रीट करने में है, उससे ज्यादा खर्चा पर टन कलेक्ट और इसमें है, कलेक्शन और ट्रांसपोर्ट में है। तो इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे पास, ए आंसर हो जाएगा। नीचे देखिए क्या बोल रहा है, तो देखो ऑब्वियस ही बात है ए आंसर है। जैसे यहां देख सकते हो, MSW system for Indian Tier 1 cities like Delhi, Mumbai, collection, transport dominate typically 60 to 80% of total expenditure due to extensive labor, vehicle, fuels and logistic across sprawling urban areas, biological treatment and sanitary landfill। obvious ही बात है lower operational cost है। बाकी भी चीजों में देखोगे तो जनरली ऑपरेशनल कॉस्ट आपको कम ही देखने को मिलती है। ठीक है, आगे चलते हैं। We are with question number 13, municipal bylaws on solid waste management टिपिकली डिफाइन, क्या डिफाइन करता है, जो म्युनिसिपल बायलॉज है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के, वो क्या डिफाइन करता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या डिफाइन करता है, वो डिफाइन करता है, जो म्युनिसिपल बायलॉज है वो डिफाइन करता है लोकल लेवल वेस्ट सेग्रीगेशन, स्टोरेज एंड पेनाल्टीज को। किसको डिफाइन करता है, क्योंकि म्युनिसिपल बायलॉज है ना, देखो म्युनिसिपल बायलॉज किसके लिए पूछ रहा है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। तो वो डिफाइन करता है किस चीज को, कि लोकल लेवल पे वेस्ट का सेग्रीगेशन कैसे हो रहा है, हम सारे वेस्ट को सेग्रीगेट कर रहे हैं कि नहीं, उसके बाद उसका स्टोरेज कैसे हो रहा है, और जो गलत कर रहा है उसके ऊपर पेनाल्टीज लगाई जा रही है कि नहीं। तो ये तीन चीजों को डिफाइन करता है। तो आंसर योर विल बी बी, आंसर विल बी बी। देखिए क्या बोल रहा है, बी है बिल्कुल, लोकल लेवल वेस्ट सेग्रीगेशन, स्टोरेज एंड पेनाल्टी। बाकी इसका आंसर यहां पे डिटेल्ड आंसर आपके पास अवेलेबल है। ओके, लेट्स मूव फर्दर। गोइंग विथ क्वेश्चन नंबर 14, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आ जाइए। अच्छा है, बिल्कुल, एक सेकंड। गोइंग विथ क्वेश्चन नंबर 14, क्या बोल रहा है, देखो सबसे पहला, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एसपीसीबी, अर्बन लोकल बॉडी सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर। तो देखो मिनिस्ट्री का काम क्या होता है, मिनिस्ट्री का काम क्या होता है, मिनिस्ट्री का काम होता है बेसिकली नेशनल लेवल पॉलिसी फॉर्मेशन। जो नेशनल लेवल की पॉलिसी फॉर्मेशन करती है वो कौन होती है, वो आपकी मिनिस्ट्री होगी। ठीक है ना। उसके बाद सीपीसीबी का काम क्या होता है, इशू टेक्निकल गाइडलाइंस फॉर वेस्ट प्रोसेसिंग। जो टेक्निकल गाइडलाइंस होगी वेस्ट प्रोसेसिंग के लिए वो कौन इशू करेगा, आपका सीपीसीबी इशू करेगा। कौन इशू करेगा, सीपीसीबी इशू करेगा। ठीक है। उसके बाद स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या करेगा, वो आपका क्या करता है, ऑथोराइजेशन करता है और मॉनिटर करता है वेस्ट फैसिलिटीज को। जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है, जब उनका वर्क देखोगे तो उनका काम करना क्या होता है, ऑथोराइजेशन देना होता है। जितने भी अलग अलग जो वेस्ट फैसिलिटीज है उनको ऑथोराइजेशन देना होता है, और दूसरी चीज है वो मॉनिटरिंग करता है वेस्ट फैसिलिटीज की। तो 1 के लिए बी, ठीक है, 4 के लिए ए, तो 1 के लिए बी हो गया, 4 के लिए ए हो गया। ठीक है, तो 1 का देखो 1 के लिए हमारे पास बी है, 4 के लिए हमारे पास ए हो गया, 3rd के लिए हमारे पास डी है, बिल्कुल 3rd के लिए हमारे पास डी हो गया,
और अर्बन लोकल बॉडी क्या करता है, वो इंप्लीमेंटेशन करता है कि सारे के सारे नियम को माने जा रहे हैं कि नहीं। जैसे आप घर में गीला सूखा कचरा अलग फेंक रहे हो कि नहीं, ये एक लॉ है, तो उन सारी चीजों को कौन करता है, अर्बन लोकल बॉडी। तो मुझे दिख रहा है कि माई आंसर विल बी ए, माई आंसर विल बी ए। 1 का बी ऑब्वियस सी बात है, 2 का 1 का बी है, हाँ 1 का बी हो गया, 2 का सी हो गया, 3 का डी हो गया और 4 का ए हो गया। लेट्स मूव फर्दर। बढ़िया क्वेश्चन था ये, देखो यहां पे इसका सॉल्यूशन भी है। एसपीसीबी क्या करता है, ऑथोराइजेशन एंड मॉनिटरिंग। यूएलबी अर्बन लोकल बॉडीज क्या करता है, इंप्लीमेंटेशन। सीपीसीबी क्या करता है, टेक्निकल गाइडलाइंस। और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स क्या करता है, नेशनल पॉलिसीज को बनाता है। नेक्स्ट वी विल मूव टू 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 15th क्वेश्चन बोल रहा है कि जो लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन होती है वो कहां पे देखी जाती है। तो एलडीपी जो सबसे लो डेंसिटी की पॉलीइथिलीन होती है वो कैरी बैग्स में आपको देखने को मिलेगी। किसमें देखने को मिलती है, कैरी बैग्स में। अलग अलग होती है, जैसे आपके पास बहुत सारे, जैसे आपके पास बहुत पीवीसी हो गया, पीडी हो गया, एचडीपी एचपीडी हो गया, तो ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग तरीके के आपके पास पॉलीइथिलीन्स होते हैं। तो उसमें अगर लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन की अगर हमसे बात करें तो कैरी बैग्स में देखने को मिला जाता है, ठीक है ना। बॉटल्स में क्या होता है, वाटर बॉटल में पीईटी होता है, वाटर बॉटल्स में क्या होता है, पीईटी होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। सॉल्यूशन में होगा, देखो एलडीपी इज प्राइज्ड फॉर इट्स फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि फ्लेक्सिबल होता है, लाइट वेट होता है। जैसे आप वाटर बॉटल्स ये सब किससे बनते हैं, पीटी से बनते हैं या एचडीपीई से बनेंगे। उसके बाद अलग अलग जो स्टिफर चीजें, पाइप्स जो होगी वो एचडीपीई से बनेगी, ठीक है ना। तो बेसिकली जो कैरी बैग्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, वो लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन से बने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, केमिकल रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक रिजल्ट्स इन। जो अगर प्लास्टिक की केमिकल रिसाइकलिंग करोगे तो क्या मिलेगा, ऑब्वियस ही बात है, डायरेक्ट रीयूज ऑफ शेडेड प्लास्टिक तो नहीं मिलेगा, प्रोडक्शन ऑफ कंपोस्ट भी नहीं होगा, नो रिकवरी ऑफ मटेरियल भी नहीं होगा, ठीक है। तो कन्वर्जन हो जाएगा प्लास्टिक का किसमें, मोनोमर्स में और अदर केमिकल्स में। तो मुझे बी ऑप्शन दिख रहा है कि प्लास्टिक कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, मोनोमर्स में हो जाएगा और अदर केमिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देन वी कैन गो विथ बी। तो केमिकल रिसाइकलिंग ब्रेक डाउन प्लास्टिक एट ए मॉलिक्यूलर लेवल थ्रू प्रोसेसेस लाइक पायरोलिसिस, गैसिफिकेशन। क्या क्या प्रोसेस है केमिकल के लिए, पायरोलिसिस है, गैसिफिकेशन है। तो उनको मॉलिक्यूलर लेवल पे ब्रेक करके उससे मोनोमर बनाते हैं और मोनोमर से फिर क्या है, और अदर टाइप के भी केमिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो वो चीज आप देख सकते हो। 17th है पायरोलिसिस इन वेस्ट टू एनर्जी, WTE बोला जाता है इसको। WTE का मतलब क्या होता है, वेस्ट टू एनर्जी, मतलब वेस्ट से हम एनर्जी बना रहे हैं। तो पायरोलिसिस इन वेस्ट टू एनर्जी इन्वॉल्व्स बर्निंग द वेस्ट इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन। नहीं, पायरोलिसिस कभी भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं होता है, पायरोलिसिस हमेशा ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। तो आपका बायोलॉजिकल तो बिल्कुल नहीं है, कॉम्पैक्शन वेस्ट नहीं है लैंडफिल के लिए। तो पायरोलिसिस हमेशा क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो हम वेस्ट का जलाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, पायरोलिसिस, और वहां से हम एनर्जी कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। कुछ है इसका आंसर, देख लेते हैं, आइए देखो। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑब्वियस ही बात है। पायरोलिसिस इन वेस्ट टू एनर्जी प्रोसेस हीट्स वेस्ट मटेरियल एट हाई टेम्परेचर्स विदाउट ऑक्सीजन, ब्रेकिंग देम इनटू सिन गैस, ऑयल एंड चार फॉर एनर्जी रिकवरी। अभी बताया था किसमें कन्वर्ट कर देता है, सिन गैस हो गया, ऑयल हो गया। इंसिनरेशन में क्या होती है, इंसिनरेशन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 18th, पीईटी आर क्लासिफाइड अंडर विच टाइप ऑफ प्लास्टिक। तो पीईटी हमेशा टाइप 1 में आ जाता है, ध्यान रखिएगा। पीईटी हमेशा किस में आ जाता है, टाइप 1 में आ जाता है। तो पीईटी जैसे रेजिन कोड के हिसाब से जो है ना, बहुत सारे 9 टाइप होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5। तो रेजिन कोड के हिसाब से बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो उसमें जो पीईटी बॉटल्स होती है वो आ जाती है टाइप 1 में। सोल्यूशन देखिए, देखो टाइप 1 पॉलीइथिलीन टेराफैलेट। तो आपका पॉलीइथिलीन टेराफैलेट जो होता है वो टाइप 1 में आ जाता है। ऐसे ही आपका टाइप 2 में क्या आ जाएगा, HDPE आ जाएगा। टाइप 3 में PVC, टाइप 6 में आपका पॉलीस्टाइरीन हो जाता है, जिसको जो फोम्स के कंटेनर आप देखते हो जिसमें आप खाना लेके आते हो, ये सारे पॉलीस्टाइरीन में आ जाते हैं, वो टाइप 6 में। तो रेजिन कोड के हिसाब से अलग अलग टाइप 9 तक होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, कभी कभार पूछ लेता है। नेक्स्ट चले, फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की गोल ऑफ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल जो 2016 का था, बहुत बार तो डेट ही पूछेगा पहला सवाल, उसके की गोल्स क्या थे। तो की गोल्स ये थे कि मिनिमाइज करे प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन, बिल्कुल।
प्रमोट करें रिसाइकलिंग और रीयूज को, मतलब मोस्टली प्लास्टिक को हम रिसाइकलिंग करें जिससे सर्कुलर इकोनॉमी मेंटेन रहे, या तो हम उसको रीयूज कर ले। तीसरा था सिंगल यूज प्लास्टिक, जो वर्जिन प्लास्टिक होता है बेसिकली उसको हम बैन करें, मतलब जो प्लास्टिक एक बार यूज हो रहा है उसके बाद कभी यूज नहीं हो रहा है उसको हम क्या करें, बैन। तो आंसर विल बी अवर ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि तीनों ही सही है तो हम ऑल ऑफ द अबव के साथ जाना चाहेंगे। देखो वही बोल रहा है ऑल ऑफ द अबव। पीडब्ल्यूएम रूल 2016 एम्स टू मिनिमाइज प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन थ्रू सोर्स रिडक्शन एंड सेग्रीगेशन, दे प्रमोट रिसाइकलिंग रीयूज बाय मैंडेटिंग एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी। समझो ईपीआर से वो इस चीज को मैंडेट करवा रहे थे, ठीक है। उसके लास्ट देखो, पॉलीब्लेंड इज अ मिक्स्ड विथ डैश टू ले रोड्स इन डैश बी, कंप्लीट द गिवन स्टेटमेंट बाय चूजिंग। तो देखो पॉलीब्लेंड कहां पे मिक्स हो रहा था, बिटुमिन के साथ मिक्स हो रहा था बेंगलुरु में। तो बेंगलुरु में जो रोड्स बन रहे थे, बहुत सारे रोड्स में बिटुमिन के साथ पॉलीब्लेंड को मिक्स किया गया, और बेंगलुरु में जो रोड्स बन रहे थे वहां पे उन रोड्स में इसको यूज किया गया था। तो इसीलिए आपका ऑप्शन ए हो जाएगा बिटुमिन, आपका ए हो जाएगा बिटुमिन और बी हो जाएगा बेंगलुरु, क्योंकि बेंगलुरु में बहुत सारे 16 के आसपास प्लास्टिक रोड्स बने हैं, तो वहां पे जनरली इसको यूज किया गया था। तो योर ऑप्शन ए विल बी व्हाट, बिटुमिन, और आपका जो बी हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बेंगलुरु। तो ए और बी आपका बेंगलुरु। तो यहां पे इसका सॉल्यूशन देख सकते हो, सॉल्यूशन में क्या बोल रहा है, देखो पॉलीब्लेंड इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिक मिक्स विद बिटुमिन और ले रोडिन आपका कहां पे, बेंगलुरु में। तो ये भी आप यहां पे देख सकते हो, ठीक है। तो आई होप बच्चों मैंने आपको 20 क्वेश्चन में बहुत सारी चीजों का यहां आइडिया दे दिया। ऐसे ही और कुछ मजेदार सेशन में आपके साथ लेके आऊंगा। जिनको भी इस पीडीएफ की रिक्वायरमेंट होगी वो इस वीडियो के अंदर नीचे कमेंट कीजिएगा, वहां पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। तो बस इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, योरपीडिया के चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, और जो भी अपने दोस्त हैं उनको भी बताइए कि योरपीडिया पे अभी आपका जेडब्ल्यू और जेएसओ का कोर्स लाइव है। जेडब्ल्यू जेएसओ की बुक्स आपकी अवेलेबल है, तो उनको भी आप यहाँ परचेस कर सकते हो, कोर्स को भी आप परचेस कर सकते हो। सो इसी के बाद मैं आपसे धन्यवाद लेना चाहूँगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।